मेरा नाम रेणुका है। कई सालों पहले मैंने एक इंसान से मोहब्बत की थी। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत में पड़ने वाला इंसान दूसरे वाले शख्स के हाथों टूट कर रह जाता है। इसलिए मैं अपनी बेटी को भी इस काम से बचा रही थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी बेटी पर बेवजह ही रोक टोक कर रही हूँ। एक दिन मेरी बेटी का एक ऐसा राज मेरे सामने खुलकर आया था जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरा ही अतीत। मैं तेज तेज कदमों से बिना रुके चलती जा रही थी। तेज चलने की वजह से मेरा सांस फूल गया था और पैरों में दर्द होने लगा था। सड़क का मोड़ मुड़ते ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो आदमी अभी भी तेजी से मेरे पीछे चलता आ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी थी। पता नहीं वो आदमी कौन था और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। अस्पताल से निकलने के कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। भारी कदमों की आवाज लगातार मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो पीछे चलने वाला इंसान शक्ल से ही मुझे गुंडा नजर आ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैं घबरा गई थी। तेजी से चलते हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि अचानक एक रिक्शा मेरे आगे आकर रुका तो मैं झट से उसमें चढ़कर बैठ गई। रिक्शा में बैठे हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर काफी दूर तक आने के बाद मेरे पीछे कोई नहीं था। अस्पताल से निकलते हुए मुझे आज ज्यादा ही देर हो गई थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे पीछे से वो आदमी गायब हो गया था। मैं घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मेरी बेटी आंगन में ही बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि मम्मी, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ आई थी। मैंने भी उसे फौरन गले से लगा लिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं बेटी, बस आज अस्पताल में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए घर आने में देर हो गई और मैं रास्ते से खाना भी लेती हुई आई हूँ। चलो हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तुम खाना निकालो, मैं इतने हाथ मुंह धो लेती हूँ। मेरी बेटी ने खाने की थैली अपने हाथ में पकड़ ली थी। मेरी बेटी से खाना बनाना नहीं आता था क्योंकि वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, इसलिए मैं मार्केट से खाना लेती हुई आ जाती थी और हम दोनों माँ बेटी साथ मिलकर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मेरी बेटी तो थोड़ी देर के बाद ही सो गई, जबकि मेरा थकान से बुरा हाल हो रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोचते सोचते अपनी पुरानी जिंदगी में चली गई थी, जब मैं जवान हुआ करती थी। मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी इसीलिए कर रही थी ताकि अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। मेरी बेटी 2 साल की थी जब उसका पिता मुझे छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मैंने अपने पति के साथ मोहब्बत से शादी की थी। मैं अपने माता पिता के पास भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि वो तो पहले ही मेरी शादी के खिलाफ थे, मगर मैंने सबके खिलाफ जाकर सुमित से शादी की थी। सुमित एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और मैं उसकी दौलत पर ही मर मिटी थी, क्योंकि मैं थी एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की। सुमित और मेरी मुलाकात बीच बाजार में हुई थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और फिर मम्मी और मैं बाजार से वापस लौट रहे थे जब मेरी मम्मी को एक कार वाले ने जोरदार टक्कर मार दी थी। मेरी मम्मी रास्ते में घायल हो गई थी और उठकर उनसे चला भी नहीं जा रहा था। कार वाला तो फौरन ही वहां से भाग गया था। मैं अकेली थी, खूबसूरत और जवान लड़की थी। बीच सड़क में खड़े होकर अपनी माँ के लिए बुरी तरह से रो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मम्मी को उठाने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मम्मी मेरे काबू में ही नहीं आ रही थी। उनकी चोट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उन्होंने वहीं बाजार में हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। मैं किसी को मदद के लिए ढूंढ रही थी। सुमित खुद ही हमारे पास चला आया था। उसने मम्मी को सहारा देकर उठाया और हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर पास के ही अस्पताल में ले गया। मम्मी का वहां पर इलाज शुरू हुआ। उनकी मरहम पट्टी हुई। मम्मी थोड़ी देर के बाद कुछ बेहतर महसूस करने लगी तो वो हम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हमारे घर छोड़ गया था। मगर जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैं नोटिस कर रही थी कि वो गाड़ी के शीशे से लगातार मुझे देख रहा है। मेरी मम्मी तो उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी, जिसने हमारी इतनी मदद की, और उसने मम्मी के इलाज के पैसे भी नहीं लिए थे। उसने खुद ही डॉक्टर को मम्मी के इलाज के पैसे भी दे दिए थे। मेरे पापा और भैया इस समय घर पर नहीं थे, वरना शायद वो उसे अंदर ही नहीं आने देते, क्योंकि मेरे पापा और भैया दोनों ही बहुत पुराने ख्यालातों के थे। किसी अनजान मर्द को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन दोनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए
मैंने सुमित को घर के अंदर इनवाइट किया तो वो भी फौरन चला गया। मैंने जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाई, जबकि वो मेरी मम्मी के पास बैठकर बातें करने में बिजी था। चाय पीते हुए बार बार वो मुझे देख रहा था। मैं भी उसके सामने बैठकर शर्माए जा रही थी, क्योंकि वो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। वो स्मार्ट था और फिर उसने मेरी मम्मी की मदद की थी। बातों ही बातों में बार बार वो मेरी चाय की तारीफ भी कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद हमारे घर से जाने के लिए तैयार हो गया। उसके जाते ही मेरा दिल अजीब सा बेचैन होने लगा। मेरा दिल उदास हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेवकूफ़ी से परेशान हो रही थी। मुझे उसका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर उसका एड्रेस ले लेना चाहिए था, जिसके थ्रू मैं उसके कांटेक्ट में रह सकूं। पता नहीं अब मेरी मुलाकात उससे कब और कैसे होगी। मगर फिर कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब उसे अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। वो मेरी मम्मी की तबीयत पूछने के बहाने हमारे घर चला आया था। उस दिन के बाद से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी और फिर जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। मेरे भैया को सुमित के बारे में पता चल गया था और फिर उन्होंने मम्मी पापा को भी इस बारे में बता दिया, जिस पर मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उनका कहना था कि वो मेरी शादी कहीं से कहीं तक भी सुमित के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो एक अमीर परिवार का है, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। और फिर मेरे पापा ने उसके बारे में जानकारी निकाली थी। मेरे पापा को पता चला कि सुमित का अपना कोई कारोबार नहीं है। वो अपने पिता के कारोबार पर और उनकी कमाई पर ऐश कर रहा है। वो अपने पिता के बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेकिन मेरी मम्मी तो चाहती थी कि अगर सुमित अपने घर से मेरे लिए रिश्ता भेज दे तो वे इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी। मेरी मम्मी तो मुझे फुल सपोर्ट कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं किसी भी तरह से सुमित से ही शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात किया करते थे। सुमित ने बताया था कि उसके घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, हालांकि वो छुपकर मेरे साथ शादी कर लेगा। जब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार होंगे तो वो मुझे उनके सामने पेश कर देगा। मुझे तो इस बात से भी कोई एतराज नहीं था। आखिरकार मैं तो उससे प्यार करती थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और अपनी सूझबूझ पूरी तरह से खो चुकी थी। मगर मेरे भैया और पापा सुमित से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि शादी के फैसले बड़ों में होते हैं। सुमित अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आए, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे और मम्मी को पापा और भाई की ये शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं सुमित जैसे अमीर और अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहती थी। मम्मी ने पापा और भाई के खिलाफ जाकर मेरी चोरी चुपके सुमित के साथ शादी करवा दी थी। जब पापा और भैया को पता चला कि मेरी शादी मम्मी करवा चुकी हैं, तो उन्होंने मम्मी पर भी बहुत गुस्सा किया था और मुझसे सारे संबंध खत्म करने की बात कह दी थी। मेरी शादी जैसे भी हालात में हुई थी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, मगर खुशी इस बात की थी कि मैं सुमित के साथ उसके घर में आ चुकी थी। सुमित ने मुझे बाद में बताया था कि ये घर उसने किराए पर लिया है। ये बहुत बड़ा घर था और इसका किराया भी बहुत ज्यादा था। सुमित मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी तो जैसे लॉटरी ही निकल आई थी। बचपन से लेकर आज तक जो मेरी डिमांड्स कभी पूरी नहीं हुई थी, वो सारी ही सुमित ने मेरी झट से पूरी कर दी थी। सुमित के पास ढेर सारा पैसा था। मैं जानती थी कि वो कोई कामकाज नहीं करता, वो अपने पिता के पैसे मुझ पर लुटा रहा है, मगर मैं फिर भी उसके साथ बहुत खुश थी। आखिर उसके पिता की दौलत भी तो उसी की थी, मगर मेरी किस्मत ज्यादा दिनों तक मेरा साथ नहीं दे पाई थी। सुमित के मम्मी पापा को पता चल गया था कि उसने मेरे साथ चोरी चुपके से शादी कर ली है और वो उनकी मेहनत की कमाई मुझ पर लुटा रहा है। सुमित के मम्मी पापा उससे बहुत नाराज थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से बदला लेने के लिए उसके जेब खर्च पूरी तरह से बंद कर दिया था। यही वजह थी कि हमारा ऐशो आराम भी पूरी तरह से बंद हो गया था। एक दिन हमारे घर पर सुमित की मम्मी आई थी और उन्होंने मेरे आगे 1 करोड़ रुपए डाल दिए थे और कहने लगी कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अपने बेटे से भी उन्होंने मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा था, मगर ना तो मैं सुमित को छोड़ सकती थी और ना ही सुमित मुझको छोड़ सकता था। मैंने सुमित की मम्मी के पैसे उनको वापस कर दिए, जबकि सुमित अपनी मम्मी से कह चुका था कि वो भले ही अपने माता पिता को छोड़ सकता है, मगर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। उसकी मम्मी खामोशी से हमारे घर से चली गई थी।
फिर कई दिन इसी तरह से गुजर गए और हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। मेरे पति के पास जब पैसे खत्म हो गए तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन दिनों प्रेग्नेंट थी। मेरे पति को इस बात की बहुत खुशी थी और बस इसी वजह से वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता था। ये बात सुमित के मम्मी पापा को भी पता चल गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सुमित पर दबाव डाला था कि सुमित मेरा अबॉर्शन करवा दे। सुमित जानता था कि मैं कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी और वो खुद भी इस बात के हक में नहीं था। सुमित ने अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानी। फिर मजबूरन उसके मम्मी पापा खामोश हो गए थे, मगर उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि अगर सुमित को अपना रुतबा, ऐशो आराम, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा वापस चाहिए तो इस बच्चे के जन्म से पहले ही वो मुझे डिवोर्स दे दे, वरना सारी जिंदगी अपनी शक्ल उन्हें ना दिखाए। इस परेशान हालात और पैसे की तंगी में मैं बड़ी मुश्किल में अपनी प्रेगनेंसी के दिन पूरे कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर सुमित भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पेरेंट्स भी एक न एक दिन मान ही जाएंगे। 9 महीने पूरे होने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मैं अपनी बेटी को जन्म देने के बाद बहुत खुश थी। मैंने अपनी बेटी का नाम अपने ही नाम से मिलता हुआ रखा था, अनुष्का। मेरा पति भी अनुष्का से बहुत खुश था और उसे बहुत प्यार करता था। पहले तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। सुमित के अकाउंट में जो थोड़ी बहुत रकम थी वो अनुष्का के जन्म के समय खर्च हो चुकी थी। अब सुमित के पास कुछ भी नहीं था, जबकि घर के खर्च बढ़ चुके थे। ऊपर से घर का किराया भी देना होता था। उस बच्चे की जरूरत भी पूरी करनी थी। घर का 5 महीने से किराया भी नहीं दिया था। इस घर का मालिक भी अब अपने पैसे मांगने लगा था, मगर सुमित को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि वो उसे कारोबार करने के लिए थोड़े से पैसे दे दें, वो बाद में लौटा देगा। मगर उसके मम्मी पापा ने तो उसकी किसी परेशानी को नहीं समझा था और उसे कुछ नहीं दिया था। वो चाहते तो उनका बेटा अपना बिजनेस शुरू कर सकता था, मगर उन लोगों ने तो अपने बेटे को 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया था। और उस सब की वजह मैं थी, क्योंकि उसने मुझसे जो शादी की थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत का अंजाम इतना बुरा होने वाला है। मैंने सुमित से कहा था कि वो कहीं पर नौकरी कर ले, लेकिन नौकरी करना सुमित के बस की बात नहीं थी। उसने बचपन से ही अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी थी। इकलौता होने की वजह से वो अपने माता पिता का बहुत लाडला था। उसके मुंह से निकलने वाली हर डिमांड पूरी हो जाती थी। इसलिए मेहनत करना और किसी की गुलामी करना तो वो जानता ही नहीं था। एक ही दिन रिक्शा में सफर करके उसकी तबीयत खराब हो गई थी। गर्मी तो उसे कभी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, इसलिए सारा दिन वो घर में ही गुजार देता था। जब तक सूरज नहीं ढल जाता वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। पैसे खत्म हुए तो मैंने अपने हाथों के कंगन उतार कर बेच दिए, जिससे कुछ पैसों का इंतजाम हो गया था और घर के लिए राशन और मेरी बेटी के लिए कुछ जरूरत का सामान आ गया था। एक तरफ हालात इतने खराब हो गए थे और दूसरी तरफ पता चला था कि मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भैया की शादी हो गई थी और भैया ने मुझे अपनी शादी में शामिल तक होने नहीं दिया था। मैं जब अपनी मम्मी पापा की मौत की खबर सुनकर उनके घर गई तो भैया भाभी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मैं उस दिन बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि मर्दों के दिल बहुत ज्यादा सख्त और बेरहम होते हैं। इसी तरह 6 महीने गुजर गए थे, मगर अब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हर आने वाला दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घर का राशन भी खत्म हो चुका था। मकान मालिक भी हर रोज हंगामा करके जाता था। उसने मेरे पति को किराया ना देने पर धमकी दे दी थी। कहा था कि वो हम लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। कभी हमने इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की थी जितनी कि अब हो रही थी। एक दिन तो ऐसा आया था कि मेरे पति ने ना तो सुबह से कुछ खाया था और ना ही मेरी बेटी को प्यार किया था। भूखे प्यासे हम लोग इसी तरह से सो गए थे। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में तलाश कर लिया था, मगर वो कहीं पर भी नहीं था। मैं हैरान थी कि वो मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि सुमित ने मुझे और मेरी बेटी को छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया। शायद वो इस बुरे समय से तंग आ गया था। कई दिन इसी तरह से हम दोनों माँ बेटी को अकेले ही गुजारते गुजारते हो गए थे। मैंने अपने पति का बुरे हालात में हर तरह से साथ दिया था, मगर वो मुझे इस तरह से छोड़ गया था कि उसका कुछ पता ही नहीं चल सका। मैंने अपने पति को हर जगह तलाश कर लिया था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे तो उसके मम्मी पापा के बारे में भी कुछ नहीं पता था और ना ही उसके घर का एड्रेस मालूम था। मैं बहुत रोती थी।
रो रो कर मैंने दिन रात एक कर दिए थे, मगर मेरा पति नहीं आया। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था। मैंने सुमित की दौलत देखकर उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मकान मालिक ने हम दोनों माँ बेटी का जीना दुश्वार कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा पति मुझे नहीं मिल सका और फिर मजबूरन मुझे इस मकान को खाली करना पड़ गया था। इस कड़े वक्त में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। भैया और पहले ही मुझसे नफरत करते थे। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैं उसे लेकर कहाँ भटकती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर अचानक मुझे अपनी एक सहेली का ध्यान आया। फिर मैं उसके घर, उसके पास अपनी बेटी को लेकर मदद मांगने के लिए चली गई। मैंने सुना था कि मेरी दोस्त की शादी किसी अमीर लड़के के साथ हुई है। मेरी दोस्त ने मुझे अपने साथ अपने घर में जगह तो नहीं दी, लेकिन मुझे एक अस्पताल में नर्स की नौकरी जरूर दिलवा दी थी। मैंने अपने मामूली से सामान के साथ सुमित का किराए वाला घर छोड़ दिया था। मेरी दोस्त ने साथ ही मुझे थोड़े से पैसे भी दे दिए थे, जिससे मेरी बहुत मदद हुई थी। मैं अपने शहर से अब बहुत दूर आ गई थी और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी दोस्त के दिए गए पैसों से एक किराए का घर ले लिया था। मकान मालिक को 2 महीने का एडवांस दे दिया था और घर के अंदर थोड़ा बहुत राशन भर लिया था। क्योंकि मेरी दोस्त बहुत अमीर थी, उसने मुझे पूरे 70,000 रुपए से मेरी मदद की थी। उसके लिए 70,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते थे। इतने पैसों की तो वो शॉपिंग कर लिया करती थी। भले ही जिस घर में मैं रह रही थी वो बहुत छोटा सा था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी के लिए इस समय किसी महल से कम नहीं था। हम दोनों के सर पर छत थी, यही हमारे लिए बहुत था। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं अपने पति को याद करती थी और उसे यही कहकर कोसती थी कि वो मुझे छोड़कर भाग गया। मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मैं इस अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही थी, मगर यहाँ पर मेरी सैलरी बहुत कम थी। मेरा और मेरी बेटी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था और अस्पताल में मुझे अपनी छोटी सी बेटी को साथ ले जाकर ड्यूटी करनी पड़ती थी। भगवान की कृपा थी कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई थी। रात को जब मैं इस घर में आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी का सहारा थी। मुझे डर लगता था कि घर के अंदर कोई चोर या फिर डाकू घुस गया तो क्या होगा। आखिरकार इस कड़े वक्त में मुझे अकेले ही सामना करना था और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मैंने ऐसे वक्त का सामना किया भी था जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए थे। और फिर धीरे धीरे मेरी बेटी जवान हो गई थी। अपनी सैलरी के पैसों से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अपना गुजारा किया। क्योंकि वक्त के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे, मगर गुजर गए थे। आसपास के लोगों से भी मेरी काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इस मोहल्ले के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। इस घर का मकानदार भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मुझ अकेली औरत और मेरी बेटी को देखकर हमारी बहुत मदद की थी और मुझ पर रहम खाया था। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अकेली औरत को देखकर उस पर तरस खा लेते हैं, इसका फायदा नहीं उठाते। जिस अस्पताल में मैं काम करती थी, ये अस्पताल बहुत बड़ा था। यहाँ पर ज्यादातर अमीर लोग ही अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। इस अस्पताल के डायरेक्टर बहुत अच्छे इंसान थे। मैं यहाँ पर नौकरी करते हुए पुरानी हो गई थी, इसलिए वो मेरी काफी हद तक मदद किया करते थे। आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने कितनी परेशानी भरे दिन गुजारे थे। न जाने आज जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो कौन था, मगर तसल्ली वाली बात ये थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच गई थी। सारी रात अपनी पुरानी कहानी के बारे में सोचती रही और फिर इसी तरह कहीं सुबह के 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी थी और फिर 8 बजे के अलार्म पर मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि मुझे अस्पताल ड्यूटी के लिए जाना था। मेरी बेटी इंटर कर चुकी थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब इससे आगे वो नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने उससे बहुत जिद की थी कि तुम और पढ़ाई कर सकती हो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत से मुझे इतने आगे बढ़ाया है। अब मैं नौकरी करके अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी तो अपने पापा को बहुत याद करती थी, क्योंकि जब वो स्कूल जाती थी और उससे सब पूछते थे कि तुम्हारे पापा कौन है, कहाँ है, तो फिर वो घर आकर मुझसे सवाल करती थी। मैं अपनी बेटी को यही बताती थी कि तुम्हारे पापा दूसरे देश में काम करते हैं। मेरी बेटी कहती थी तो फिर मेरे पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते। सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को समझाया। शायद अब वो बड़ी हो गई है तो इस बात को समझ गई है कि उसके पापा या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। इसलिए अब उम्र के साथ साथ उसने मुझसे ये सवाल करना बंद कर दिया और अब वो नए नए कामों में घिर कर रह गई है। मैं अपनी बेटी को आखिर उन सवालों का क्या जवाब देती कि उसको उसके पिता की असलियत बताकर उसे परेशान कर देती। यही वजह थी कि मैं सारी जिंदगी खामोश रही
और कभी भी अपनी बेटी को सच नहीं बताया। मैं रात को 9 बजे ही अस्पताल से फ्री होकर घर से निकल जाती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी सिर्फ दिन की ही होती थी। इस इलाके में ज्यादा रहन सहन नहीं था। यही वजह थी कि अस्पताल के आसपास का इलाका बहुत सुनसान वाला रहता था, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते थे। उस दिन मैं अस्पताल से देर से निकली थी। वो आदमी अस्पताल के पास ही खड़ा हुआ था। उसके गेटअप से ऐसा लग रहा था कि वो कोई गुंडा मवाली है। शायद वो सिगरेट पीने के लिए बाहर खड़ा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिक्शा की तलाश में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आदमी मेरे पीछे चला आ रहा था। मैं हैरान थी कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी अस्पताल से देर से वापस नहीं आऊंगी और छुट्टी होते ही घर के लिए निकल जाया करूंगी। मुझे अस्पताल में नौकरी करते हुए कई साल बीत चुके थे। अब मेरी उम्र हो गई थी। कहने को तो मेरी एक ही बेटी थी, मगर सारी जिंदगी मैंने अपनी बेटी की परवरिश करने के साथ साथ परेशानियों से भी सामना किया था। शायद इसीलिए मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई थी। अगले दिन अस्पताल में मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं दवा खाने के बाद छुट्टी लेकर अपने घर आ गई थी ताकि घर जाकर आराम कर सकूं। मेरे घर में ताला लगा हुआ होता था, क्योंकि मेरी बेटी शाम के टाइम पर ही घर में दाखिल होती थी। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही सारा दिन वो अपनी एक दोस्त के यहाँ होती थी। मेरी बेटी घर में अकेली ना रहे, इसलिए मैंने उसे परमिशन दे दी थी कि वो अपनी दोस्त के यहाँ चली जाया करे। वो लड़की उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही गुजारती थी। अब जब मैं जल्दी घर आई तो हमारे ही पड़ोस वाली एक औरत मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा था कि आज तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था। वो तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता था, मगर घर में ताला लगा हुआ देखकर चला गया। मैंने कहा कि सब लोग रात को आएंगे, सारा दिन घर में ताला ही लगा हुआ होता है। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था और आज तक हमसे कभी कोई मिलने नहीं आया था। वो आदमी वापस चला गया था। न जाने क्यों मेरा ध्यान उसी आदमी की तरफ चला गया था जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं फिर भी सारी बात को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर आ गई थी। मैंने अपनी बेटी को कॉल कर दी थी। वो भी जल्द ही घर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मम्मी, इतनी जल्दी क्यों आ गई हो आप? तो मैंने उसको बताया कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी जिद करने लगी कि अब आपकी तबीयत खराब रहने लगी है, इसलिए आप घर बैठकर आराम करो और मैं आपकी जगह नौकरी करती हूँ। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी अकेले ही मेहनत करे। मेरी बेटी ने मुझसे नौकरी करने की बहुत जिद की थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं अस्पताल में तुम्हारी बात कर लेती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हैरान रह गई। वो कहने लगी, क्या हम दोनों एक जगह ही नौकरी किया करेंगे? मैंने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। हम दोनों मिलकर वहां पर नौकरी किया करेंगे। इस तरह मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं रहेगी और तुम मेरी आंखों के सामने भी रहोगी। मेरी बेटी कहने लगी, मगर मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप घर में रहकर आराम किया करो और मैं नौकरी पर जाया करूँ। अगर आप मुझे अस्पताल में ही भेजना चाहती हो तो मैं अस्पताल में ही नर्सिंग कर लूंगी, लेकिन आपको घर रहकर अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। सारी जिंदगी आपने मेहनत की है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब मैं इतनी भी बुढ़िया नहीं हुई हूँ कि मेरी जवान बेटी काम पर जाया करे और मैं घर में रहूं। अस्पताल में हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूंगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद से ही मेरी बेटी ने मेरे साथ अस्पताल में जाना शुरू कर दिया था। अब हम दोनों माँ बेटी वहां पर नर्स की नौकरी किया करते थे और फिर रात को भी एक साथ घर आते थे। अब मुझे अपनी बेटी की ज्यादा फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि वो सारा दिन मेरी आंखों के सामने रहकर काम कर रही थी। मेरी बेटी बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी उस कमरे में ज्यादा जाने लगी है जहां पर बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग होती थी। वहां पर तो सफाई कर्मचारियों को भी जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहां के डॉक्टर्स के अलावा और कोई स्टाफ का मेंबर भी वहां पर नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इस बात से परेशान थी कि मेरी बेटी वहां जाकर क्या करती थी, और हर बार मेरी बेटी वहां पर तभी जाया करती थी जब मैं किसी न किसी बड़े काम में फंसी हुई होती थी। मेरी बेटी उस कमरे के अंदर चली जाती थी और जब मैं फिर से काम में लग जाती थी तो वो वहां से आ जाती थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां क्यों जाने लगी है। एक दो बार बातों ही बातों में मैंने अपनी बेटी से पूछने की कोशिश भी की,
तो वो मेरी आंखों के सामने ही साफ मुकर गई और कहने लगी कि मम्मी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं वहां नहीं जाती हूँ। मगर मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी की बात पर यकीन कर सकती थी? मैंने तो खुद उसे वहां जाते हुए देखा था। और फिर यही नहीं, 2 महीने काम करने के बाद मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी बेटी का हमारे ही अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात मुझे खुद सीनियर डॉक्टर ने बताई थी। उन्होंने मुझसे फेस टू फेस कह दिया था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप प्लीज हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएं। मैंने डॉक्टर साहब को अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे थे। उसके साथ उन्होंने दोस्ती भी बड़ी गहरी कर ली थी और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स से मेरी बेटी को फुल सपोर्ट दिलवा रहे थे। मेरी बेटी की सैलरी भी बढ़वा दी थी। मैं उनकी इस मेहरबानियों पर बड़ी हैरान थी। मुझे इस समय अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा था, जबकि मैं भी इसी तरह सुमित की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और फिर मुझे उसके साथ बेवफाई मिली थी। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती थी कि जब तक डॉक्टर खुद यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आएंगे, मैं तुम्हारी उनके साथ शादी नहीं करूंगी। आज मुझे ये दर्द महसूस हो रहा था जो मेरे भाई और पिता मेरे लिए झेल चुके थे। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने सीरियस होते हैं। उनकी शादी करते समय लड़की के फैमिली बैकग्राउंड को पूरी तरह से जानते हैं, तभी अपनी बेटियों की शादी करना सही समझते हैं। मगर हम लड़कियां तो मोहब्बत में अंधी हो जाती हैं। मैं अपनी बेटी को बहुत समझा रही थी कि अगर तुम्हें डॉक्टर से ही शादी करनी है तो तुम फिक्र ना करो। उससे कहो कि मुझे अपने पूरे परिवार के बारे में बताए। मैं उसके परिवार से मिलना चाहती हूँ और अगर उसके घर वाले तुम्हारी उसके साथ शादी करने पर राजी होंगे और तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवाऊंगी। मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी, आप इस मॉडर्न जमाने में भी किस तरह के ख्यालात रखने लगी हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर उमेश के घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर उमेश पढ़े लिखे हैं और अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने मम्मी पापा की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा, जब रिश्ता जुड़ता है तो दोनों परिवारों की मर्जी होना बहुत जरूरी है। अगर एक की भी मर्जी नहीं हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन मैं कभी भी उसके घर वालों का दिल दुखाकर तुम्हें उसके घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अब रही उस कमरे वाली बात, तो मेरी बेटी वहां पर अभी भी जाती थी, जबकि डॉक्टर उमेश का केबिन बिल्कुल अलग था। डॉक्टर उमेश उस समय अपने केबिन में होते थे और पेशेंट अटेंड कर रहे होते थे, और मेरी बेटी थी कि न जाने उस मीटिंग रूम में क्यों जाती थी। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मेरी बेटी उस कमरे में क्यों जाती है, और यही देखने के लिए कि मेरी बेटी को वहां पर उस कमरे में क्या काम होता है, मैं उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि जैसे ही मेरी बेटी कमरे के अंदर गई तो दरवाजा बंद हो चुका था, इसलिए मैं छुपकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि कमरे के अंदर कोई उम्रदार आदमी था जिसके बाल मुझे थोड़े थोड़े सफेद नजर आ रहे थे, मगर वो पीठ फिरकर खड़ा हुआ था। मुझे सिर्फ अपनी बेटी ही नजर आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी जब कमरे के अंदर गई तो उस आदमी ने पलटकर मेरी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बेटी उससे बहुत खुश हो